Namaskar dosto. I'm Purnima from Fertility Dost. And today in this very special of Fertility Dost with Dr. Rutvij, we are going to talk about very important topic. First of all, let me introduce Dr. Rutvij. Hello sir and welcome to our platform. Hello, ma'am. Good evening, and thank you so much for this opportunity. Thank you, sir. Dr. Rutvij Dalal is Chief IVF Specialist from Janani IVF Delhi. I know most of you from Delhi NCR must have heard about him, and we have very interesting cases with, I can say, the interesting successful cases with him. So, as the session proceed, we are going to discuss about these interesting cases also. And for this special informative session, I would love to thank Shield Healthcare. We know it is very difficult to have such informative sessions, but जब डॉक्टर्स हमारे लिए टाइम निकालते हैं तो हमें सच में अच्छा लगता है. So thank you again, Dr. Rutwij, for joining us today. Thank you. So let's start with the session, and first of all, let's focus on our main topic, that is technology and fertility. We are into this technology world right now, and रोज हम कुछ ना कुछ नया सुनते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आज से महीना पहले हमने नहीं सुनी थी, बट yes, we say कि oh god, this is a new thing coming up. Is this new thing going to help me in my fertility journey? So doctor, please discuss these details. So what to opt, what not to opt, because आपको भी पता है कि बहुत टेस्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एंड अगेन कहीं ना कहीं कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व है. अगर कोई कपल फर्टिलिटी जर्नी में है देन ऑब्वियसली मनी फैक्टर आता ही आता है. सो हाउ टू सिलेक्ट, हाउ टू सेग्रीगेट कि हाँ ये टेस्ट मेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है. सो ओवर टू यू डॉक्टर रुत्विज फॉर दिस टेक्नोलॉजी एंड फर्टिलिटी. Thank you, madam. Thank you for the introduction and asking a very pertinent question. That's the need of the hour. Technology, which one applies to whom and who can benefit for the newer technologies coming in? अभी IVF, unfortunately or fortunately, is still not an exact science. अभी भी IVF हम 100% results तक पहुंचे नहीं हैं. We are around 70-80%, but we are still much better. 10-15 साल पहले लोग 30-40 results के आसपास सक्सेस अचीव कर पाते थे. अभी ये 60-70 ऑलमोस्ट 80% हो गया, बट फिर भी 100% नहीं है. तो जाहिर सी बात है कि 100% नहीं है और काफी पेशेंट्स IVF करवा के बाद फेल भी होते हैं. तो इंटरेस्ट रहता है कि ऐसा क्या अलग एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ऐसा क्या नया ट्राई कर सकते हैं जिससे रिजल्ट्स और इम्प्रूव हो, जिससे हमें फेलियर का सामना ना करना पड़े, जिससे हमें पहले ही प्रयत्न में रिजल्ट मिल जाए. So the interest towards newer technologies has been both from the patients as well as from doctors and research groups like you people and the pharma industry alike. So everybody is very interested about the newer technologies, और newer technologies आई भी खूब सारी है. अभी we'll go into the technicalities, but embryo selection को लेके, मतलब सबसे अच्छा भ्रूण जो सारे जो भ्रूण बनते हैं उसमें से सबसे अच्छा भ्रूण सिलेक्ट करने को लेके काफी नई टेक्नोलॉजीज हैं. फिर सबसे अच्छे स्पर्म सिलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजीज हैं, एग सिलेक्शन के लिए हैं, और अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव है कि नहीं. अगर फेलियर हुआ है, किसी ने 2 बार 3 बार IVF करवा रखा है, तो एंडोमेट्रियम भी एक रीजन हो सकता है IVF का फेल होने का. तो एंडोमेट्रियम भी रिसेप्टिव है कि नहीं, वो सबको लेके नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं. बट एज यू राइटली सेड कि वेदर ये टेक्नोलॉजीज फुल प्रूफ है क्या, एविडेंस क्या है, तो आई वुड से कि अभी ये टेक्नोलॉजीज इतनी सारी नई चीजें हैं. कुछ ही टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन्होंने दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. तो कुछ ही ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो एविडेंस से बैक्ड है, जो ऐसा साइंटिफिक प्रूफ के साथ आई हुई है कि इनको करने से वाकई में रिजल्ट्स में बढ़ोतरी होती है. मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज अनफॉर्चुनेटली अभी इस स्टेज में है कि जहां पे साइंटिस्ट और डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है. यहाँ पे हम अभी असेस कर रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजीज इतने एडिशनल कॉस्ट के साथ वाकई में हमें 5-10% रिजल्ट्स इंप्रूव करवाता है या नहीं करवाता. सो मेनी टेक्नोलॉजीज आर स्टिल एट ए स्टेज जहां पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस अभी तक प्रूव नहीं हुआ है. So I'm going to name a few technologies which are still probably in the infantile stage, in the experimental stage, कि जो हर किसी पेशेंट को ऑफर करने लायक अभी भी वो कारगर साबित नहीं हुई.
So there are only a few technologies that have been proven कि ये definitely फायदेमंद हो सकती है, but बाकी सारी जो नई नई technologies हैं, we are going to talk into much detail about each individual technology like ERA, PRP, IMSI, etc. But most of them are in a stage कि जब IVF किसी का 2 बार 3 बार 4 बार फेल हुआ है, अगर कोई really interested है इनके लिए जाने के लिए, तो कॉस्ट और डिसएडवांटेजेस दोनों समझ के ही इन्फॉर्म डिसीजन के साथ ही जाना चाहिए। करेक्ट। सो डॉक्टर उत्विज, जैसे आपने बोला कि सक्सेसिव फेलियर्स, सो अभी मुझे ध्यान है कि लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था एम्ब्रियो ग्लू। सो अभी धीरे धीरे उसका थोड़ा असर खत्म होता जा रहा है, but right now the people are very conscious about what they are selecting, what they are opting. So I would really love to hear about PRP thing, because people are into this. They are asking that why this PRP is gaining so much of weightage in treatment, और सच में क्या इसका फायदा है सर? PRP, you rightly asked, it is actually the most talked about topic these days. PRP is plasma rich, platelet rich plasma. Basically वो एक टाइप का एक स्टेम सेल्स ही है जिसमें हम कोई बोन मैरो एस्पिरेशन नहीं करते हैं। ये सिंपल ब्लड एस्पिरेशन से फिर हम पहले ब्लड लेते हैं पेशेंट का ही, और उसको प्रोसेस करने के बाद हम PRP आइसोलेट करते हैं। तो वो PRP कोई रिएक्शन नहीं देता। उसका एडवांटेज ये है कि PRP एक ऐसी चीज है जो पेशेंट के अपने खून से ही डिराइव्ड होती है, किसी और का खून हमें इंजेक्ट नहीं करना। तो कोई एडवर्स रिएक्शन या जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बोलते हैं उसकी संभावना नहीं है। PRP प्राइमरीली दो चीजों में लोगों ने ट्राई की हुई है फर्टिलिटी को लेके। एक है कि जिनकी बच्चेदानी के अंदर जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जिसको कहते हैं, वो बार बार या तो थिन बनता है या फिर अच्छा नहीं बनता, या फिर किसी को एंडोमेट्रियल डैमेज है। कई बार एडेशंस पड़ जाते हैं जिसको हिंदी में जाले या पर्दे कह सकते हैं। वो उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एंडोमेट्रियल टीबी हो सकता है किसी को, किसी की बार बार DNC हो रखी होती है तो उनकी एंडोमेट्रियम खराब हो जाती है। तो ये सारे केसेस में PRP लोगों ने बच्चेदानी में इंजेक्ट करने के बाद कोशिश की है कि वापस उसको एंडोमेट्रियम को नॉर्मल बना पाए। एक जगह पे PRP काफी इंटरेस्ट वो है जहां पे एंडोमेट्रियम में हम ट्राई करते हैं। दूसरी चीज जहां पे PRP लोगों ने ट्राई की है वो है ओवरीज में। तो हमने क्या किया कि पेशेंट का ब्लड लिया, उसमें PRP आइसोलेट किया और हमने ओवरीज में लेप्रोस्कोपिकली PRP को इंजेक्ट किया। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजकल हम देखने को काफी कॉमन है, आजकल हम देख रहे हैं कि कई औरतों का AMH एकदम गिर जाता है। कई लोगों का ओवेरियन रिजर्व जिसको हम कहते हैं वो 0.1 से भी कम होता है, 0 पॉइंट समथिंग होता है। उनकी उम्र होती है 30 साल की, 35 साल की, बट उनकी ओवरीज ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे वो 40-45 साल के हो गए। तो ये जो पुअर ओवेरियन रिजर्व या डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व देखने को मिल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। उसके पीछे भी कई वजह हैं। हो सकता है अवर लाइफस्टाइल इज एरेटिक, हो सकता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, एनीथिंग कुड बी द रीजन, बट किसी वजह से अंडे आजकल औरतों में बहुत ज्यादा कम होने लगे हैं। तो लोगों ने क्या ट्राई किया कि PRP आइसोलेट करके ओवरीज में इंजेक्ट किया। आइडिया ये है कि स्टेम सेल्स ओवरीज में जाएगी तो दे विल स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड रीजनरेशन ऑफ ओवोसाइट्स। तो हो सकता है कि ओवोसाइट्स उनके वापस ज्यादा बनने लगे और वापस उनका AMH नॉर्मल बने। तो ये दो प्रमुख एरियाज हैं, एक तो है डैमेज एंडोमेट्रियम या थिन एंडोमेट्रियम, और दूसरा है पुअर ओवेरियन रिजर्व जिसमें अंडे कम बनते हैं। ये दोनों जगहों पे PRP काफी स्टडीज की गई है, काफी रिसर्च किया गया है और काफी डॉक्टर्स ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं। अभी ये देखने जाए कि प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, मेडिकल लिटरेचर क्या बोल रहा है। तो PRP इवन राइट नाउ, इवन इन 2021, अनफॉर्चुनेटली आप ग्लोबल फर्टिलिटी सोसाइटीज का डेटा देखोगी। एक ग्लोबल अथॉरिटी है फर्टिलिटी पे, उसको एशरे कहते हैं, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी, और दूसरी सोसाइटी है ASRM जो कि है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। दोनों का स्टेटमेंट ये है कि PRP काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और काफी स्टडीज में PRP का बेनिफिट पब्लिश किया गया है, बट एज ऑफ नाउ इट इज स्टिल एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अभी भी डेटा इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम PRP को ब्लैंकेट पेशेंट्स को एडवाइस करें। हर किसी का थिन एंडोमेट्रियम होता है उसका मतलब ये नहीं कि उनको PRP से फायदा होगा ही होगा।
अगेन हर किसी का AMH कम है या ओवेरियन रिजर्व कम है उम्र कम होने के बावजूद, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम PRP बना के उनकी ओवरीज में लेप्रोस्कोपिकली इंजेक्ट करेंगे तो उनका AMH बढ़ जाएगा या अंडे बढ़ जाएंगे। कुछ ही केसेस में PRP का सक्सेस देखा गया है। आई वुड से द परसेंटेज लाइज बिटवीन 10 and 20%। अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ हेटेरोजेनिटी अमंग द स्टडीज। लोगों ने PRP, कुछ लोगों ने यूट्रस की बात करें तो PRP केवल IUI जैसे करते हैं, सिंपल PRP वहां पे जाके छोड़ दिया। कुछ लोगों ने PRP को सिरिंज में लिया और नीडल से एंडोमेट्रियम के अंदर यूट्रस में जाके इंजेक्ट किया। तो काफी सारी स्टडीज हैं जो जिसमें काफी सारी डिसिमिलैरिटीज हैं। तो डेटा एक जगह पे इकट्ठा करके प्रोसेस करना भी मुश्किल है क्योंकि कई डिफरेंट डॉक्टर्स ने डिफरेंट तरीके से PRP यूज किया है। बट एज ऑफ नाउ एविडेंस PRP के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है, और हमें अगर PRP हम एडवाइस करते हैं, अगर अगेन लास्ट शॉट PRP जस्टिफाइड है, अगर कुछ भी काम नहीं करता, थिन एंडोमेट्रियम है, वो औरत कभी कंसीव नहीं कर पाएगी जिनका एंडोमेट्रियम बनता ही नहीं है। अगेन किसी के अंडे बहुत कम है और डोनर एग्स के लिए मंजूर नहीं है, तो PRP एक अच्छा ऑप्शन है। बट पेशेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये फुल प्रूफ नहीं है। इसका सक्सेस हमें एक्सपेक्टेशंस मोडेस्ट रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा 20-30% एक्सपेक्टेशन रखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। और हमें समझना है कि अभी भी FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है और हम करवा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि पेशेंट का अपना ही खून है, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस की कोई गारंटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है। तो डॉक्टर उत्विज, कॉस्ट फैक्टर भी तो कहीं ना कहीं आता है ऐसे टेक्नोलॉजीज पे जब हम जाते हैं, तो व्हाट अबाउट दैट थिंग? मतलब इसका रेंज कितना है? PRP, yes, minimum I would say PRP can increase the cost from 10,000 rupees to anywhere to even 30-40,000 rupees, depending on how you are making the PRP. PRP आप कैसे बनाते हैं? Again, आप PRP बना के अगर ओवरीज में डाल रहे हैं तो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर होगी, फिर लेप्रोस्कोपी का अलग से खर्चा बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। So again, you have a very pertinent point that looking into the cost factor and looking at the cost effectivity, ये एक balanced decision होगा जो डॉक्टर को और पेशेंट्स को साथ में मिलके लेना है, और उनको समझना है कि एडवांटेजेस ये है, डिसएडवांटेजेस ये है, और अगर कॉस्ट उनको लगता है कि नहीं हमें और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी एक खाली लास्ट ऑप्शन बचा है PRP, तो कॉस्ट समझ के और ये समझ के कि 100% फुल प्रूफ नहीं है तो ही आगे बढ़े, नहीं तो फिर PRP ऐसा नहीं है कि हर कोई बेनिफिट कर जाए, कर सकते हैं। राइट राइट। डॉक्टर उत्विज, यूजुअली पीपल सेज कि अभी तो मेरी एज बहुत कम है, व्हाई शुड आई गो फॉर IUI और IVF? यूजुअली कपल से कि कोई बात नहीं, वी कैन वेट टिल 31, 32, इवन हमने आजकल देखा है कि 35 प्लस केसेस आर लॉट मोर। आपके भी क्लिनिक में जितने कपल्स आ रहे हैं, जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, एज थोड़ा हायर साइड पे है, तो एक छोटी सी एडवाइस फ्रॉम योर साइड कि इज इट रियली एडवाइजेबल टू ऑप्ट फॉर हायर fertility treatments at the age of late 20s, or yes, they should wait for at least 35-36 years? That's I would say a very very important question of this time and age. हमारा अभी कल्चर चेंज हो रहा है, हम वो जमाने के नहीं रहे कि जब औरतें 20-25 की होती थी और शादी करवा ली जाती थी। अभी most of the women that we see are educated, they are career oriented, they want to delay getting married or at least having children until they are 30, 35 or even 40. What happens is कुदरत ने औरतों को और पुरुषों को बहुत अलग बनाया, in the sense that औरतों के ऊपर उम्र का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उनकी स्त्री बीज या अंडे जिसको कहते हैं उसके ऊपर, कंपेयर टू पुरुषों के ऊपर जो स्पर्म्स का प्रभाव पड़ता है। तो उम्र या एज हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ए लेडीज फर्टिलिटी कंपेयर टू ए मेंस फर्टिलिटी। So age becomes of a critical importance, और anything above 35, देखिए इनफर्टिलिटी की परिभाषा क्या है? इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ये है कि कोई कपल साथ में रह रहे हैं, रेगुलर इंटरकोर्स हो रहा है और 12 महीने ट्राई करने के बावजूद उनको कंसीव नहीं हुआ। बट ये डेफिनेशन तभी लागू पड़ती है जब वाइफ की उम्र 35 से कम हो। अगर वाइफ की एज 35 से ज्यादा होती है तो हमें 6 महीने से ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज एट दैट एज उनकी ओवरीज में रैपिड डिक्लाइन होता है। every month after the age of 35 is very important, क्योंकि जब तक वो 36, 37, 38 तक जाएंगे
तब आप फर्टिलिटी का ग्राफ देखोगे तो रैपिड डिक्लाइन आता है। तो 35 के बाद उनको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर 35 से कम भी है और उन्होंने 1 साल से ज्यादा ट्राई किया है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस में न रह के और ऐसा नहीं सोच के कि हमें तो कुछ खराब नहीं होगा, हम तो बाद में फर्टिलिटी करवा सकते हैं, एटलीस्ट एक इन्वेस्टिगेशन करवा के आप ये तसल्ली रख सकते हो कि आपकी ओवरीज नॉर्मल है, ओवेरियन रिजर्व अच्छा है। There is a very good blood test called AMH, okay, जिसको एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। वो मैं कहूंगा कि कोई भी शादीशुदा औरत हो, इवन 35 से कम उम्र की हो, उनको अगर 12 मंथ से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बेसिक टेस्ट करके हमें ये पता चल सकता है कि उनका ओवेरियन रिजर्व कैसा है। अगर वो कम आता है, कम का मतलब इफ इट इज लेस देन 1.5 नैनोग्राम्स पर ml, आर्बिट्ररी नंबर है, अगेन देयर इज नो स्ट्रिक्ट कट ऑफ, पर अगर 1.5 से कम आता है तो probably they should not wait too long, probably they should go for fertility preservation techniques। आजकल प्रिजर्वेशन के लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो एडवांस, अपने इवन स्त्री बीज भी फ्रीज करवा सकते हैं, एग्स भी फ्रीज हो सकते हैं, इवन वो अगर सिंगल भी है तो भी एग्स फ्रीज हो सकते हैं, और बाद में जाके वो एग्स जब वो शादी कर लेती है अपने पार्टनर्स के स्पर्म्स यूज करके हमें एम्ब्रियोस बन सकते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी इस मुकाम पे है कि रादर देन थिंकिंग कि हम बाद में करवा लेंगे, अभी तो बहुत सारी ट्रीटमेंट है, एक चीज ऐसी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो है द इफेक्ट ऑफ एज ऑन द फीमेल्स फर्टिलिटी और फीमेल्स ओवरीज। तो मैं कहूंगा कि द विमेन शुड बी मोर प्रोएक्टिव और उनको एक AMH टेस्ट करवा लेना चाहिए, और then they should meet a fertility physician to see where they stand। तो हर कपल के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी उनके अनुसार उनको मददरूप पड़ेगी और कौन सी टेक्नोलॉजी यूजलेस है, उसका काम है फर्टिलिटी एक्सपर्ट या किसी IVF अच्छे डॉक्टर को जानना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड करेक्टली। उसके बाद ये जानना कि आपकी इनफर्टिलिटी क्यों है, अगर IVF करवा रखा है तो फेल क्यों हुआ था, उसके पीछे एम्ब्रियोज रीजन थे या एंडोमेट्रियम रीजन था। हर प्रश्न का, हर तकलीफ का आज आंसर है, पर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कोई अच्छे स्पेशलिस्ट को मिले जो आपको काउंसिल कर सके, जो आपको एजुकेट कर सके, ताकि नई टेक्नोलॉजीज आपके लिए मददरूप है कि नहीं वो डिटरमाइन हो सके, और दूसरा जो कॉस्ट फैक्टर है वो आपके लिए जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं वो भी पता चले। सो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए, एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो जिसमें आपके डॉक्टर और आप मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके साथ कैसी ट्रीटमेंट हर पड़ाव पे, हर स्टेप पे क्या हो रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स टू एजुकेट देमसेल्व्स एंड नो what they are exactly pursuing with their doctor। Right. And if you are undergoing your IVF treatments or you are planning for your fertility treatments, let us know. We will definitely going to connect you with the right doctor who will make the right decision for your fertility treatment. And we really want to hear a good news from you soon. So thank you doctor, thank you so much for joining us, and आगे भी हम चाहेंगे कि हम आपके साथ सेशन करें, and viewers don't forget to watch this saved session। अगर आपके फैमिली, नियर डियर, ऑफिस कलीग्स, कुछ भी कहीं भी किसी को इश्यूज हैं तो प्लीज पास ऑन आवर नंबर। We are your दोस्त and help you in this beautiful journey of fertility। Thank you sir, thank you so much for joining us। Thank you so Thank you। much।